सबरंग क्रिएटिव स्टूडियो के सियासी तज्जिये में खुशामदीद। मैं हूं गुलनार तबस्सुम, पॉलिटिकल एंड सोशल कमेंटेटर। मशरिक वस्ता में जारी जंग का आज छठा दिन है। हर कोई ये जानना चाहता है कि ये जंग कितनी देर तक चलेगी, लेकिन इसका हतमी जवाब इस वक्त कोई भी नहीं दे सकता। अलबत्ता मैं पूरे यकीन के साथ ये कह सकती हूँ कि चाहे ये जंग कितनी ही तवील क्यों ना हो, ईरान इस जंग में शिकस्त नहीं खाएगा। मैं ये क्यों समझती हूँ कि ईरान ये जंग नहीं हारेगा? इसकी कई वजूहात हैं। आइए एक एक करके इन वजूहात का जायजा लेते हैं। पहली वजह यह है कि ईरान इस वक्त दुनिया की वाहिद सुपर पावर के मुकाबले खड़ा है। ये जंग उसके लिए बका की जंग है। इसका मतलब ये है कि अगर ईरान इस जंग से अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को बरकरार रखते हुए निकल आता है, तो इसका मतलब ये होगा कि ईरान ये जंग नहीं हारे। ईरान का जंग ना हारने का कम से कम ये एक बुनियादी मैार है। दूसरी वजह यह है, ईरान कोई दहशतगर्द मुल्क नहीं है और ना ही कोई मसनूई रियासत। इस तरह के मिडल ईस्ट की कुछ बादशाहतों को मसनूई तौर पर बनाया गया है। ईरान एक 5000 साल पुरानी तहजीब का नाम है। ये खुददार कौम है जो अपनी अलग शनाख्त रखती है और उन्हें अपनी इस शनाख्त पर बहुत फख्र भी। ईरान ने गुज़िश्ता साल की 12 रोज़ा जंग से काफ़ी सबक भी सीखे हैं और अपनी अस्करी हिकमत अमली में तब्दीलियाँ की। उन्होंने रवायती कमांड एंड कंट्रोल के ढांचे को तोड़ते हुए एक गैर रवायती कमांड एंड कंट्रोल के ढांचे में तब्दील कर दिया है। मैं इस मौजू पर पिछली वीडियो पे बात कर चुकी हूँ। यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। लिहाजा जो लोग ये तजिया कर रहे हैं, सुप्रीम लीडर कत्ल हो चुका है, ईरान की बहुत सी सियासी और अस्करी क़यादत भी कत्ल हो चुकी है, इसलिए जंग चलाने के लिए ईरान के पास कोई सीनियर कमांडर मौजूद नहीं है। दरअसल ये लोग बुका की जंग को समझने से कासिर हैं। कमांड एंड कंट्रोल आम तौर पर उस वक्त जरूरी होता है जब जंग किसी इंतखाब या हिकमत अमली की तहत लड़ी जा रही है, लेकिन यहाँ असल चीज इस तरह का जदोजहद यानी मुख्तलिफ कमांडर्स की आपसी अमानगी और एक ताउन, चाहे उनका रैंक कोई भी हो, और इन सबको एक चीज मुत्तहिद कर रही है और वो है बुका की जंग। इसलिए इस जंग में जो चीज सबसे ज्यादा आम है वो है रिजॉल्व, ना कि कमांड। और ये रिजॉल्व हमें न सिर्फ ईरान की फौज में, पासदारान इनकलाब और ईरानी अवाम में भी नजर आ रहा है। एक अहम फैसला जो ईरान ने इस जंग के हवाले से किया वो इस जंग को मजहब नहीं बल्कि नेशनलिज्म के साथ जोड़ना है। यानी कौम परस्ती के तहत सब लोग एक पत्तन के तले मुत्तहिद होकर ये जंग लड़ेंगे। अमेरिका और इसराइल ने सुप्रीम लीडर को कत्ल करके दरअसल ईरान को एक बहुत बड़ा फायदा दिया है। कत्ल के बाद खित्ते में शिया और सुन्नी मुसलमान मुत्तहिद हो गए। इसकी मिसाल हमने बहरीन में देखी। बहरीन वो जगह है जहाँ अमेरिका के 5वें बहरी बेड़े का हेडक्वार्टर है। जब ईरान ने इस हेडक्वार्टर पर बम बरसाए तो बहरीन के अवाम सड़कों पर आकर खुशियां मनाई। ये बात गौर तलब है कि मुस्लिम ममालिक के अवाम क्या सोच रहे हैं और उनके बादशाह हुक्मरान क्या सोच रहे हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक अब ईरान सिर्फ बुका की जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि उसने अपने जंगी मकासद को वसी कर दिया। अब उसका एक मकसद ये भी है कि मशरिक़ वस्ता से अमरीकी और मगरबी फौजी अड्डों को निकाला। आइए अब देखते हैं कि ईरान की जंगी हिकमत अमली अब तक क्या रही। सबसे पहले आबनाए हरमुज़ की बात करते हैं। हम जानते हैं ये कितने अहम गुजरगाह है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ रूसी और चाइनीज तेल बरदार जहाजों के अलावा किसी भी दूसरे जहाज को यहाँ से गुजरने की इजाजत नहीं, जिसकी वजह से आलमी मंडी में बेचैनी है और तेल की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है। तो मतलब ये है कि ईरान को आबनाए हरमुज़ पर कंट्रोल हासिल है। दूसरी तरफ ईरान हूसियों के जरिए रेड सी पर भी अपना असर रसूख रखता है। इसके अलावा वेस्टर्न इंडियन ओशन का इलाका है जो कि ईरान के लिए एक तबाहकुन शिकारगाह बन चुका है, क्योंकि इस इलाके में रूस, चीन और ईरान की मुश्तरका बहरी मशकें हो चुकी हैं और इस वजह से अमरीकी बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन को यहाँ से हटाकर इंडियन ओशन के सेंट्रल एरिया की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। अब्राहम लिंकन के बारे में भी ये खबरें पहले आई कि ईरान ने उस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, जिसको पेंटागन ने डिनाई कर दिया था। लेकिन आज की खबर है कि ईरान के शाहिद ड्रोन ने दोबारा इब्राहिम लिंकन पे हमला किया है, जो कि कामयाब हुआ है और इसकी इतलात कुछ वेस्टर्न मीडिया भी दे रहा है और डॉन ने भी आज इस खबर की तस्दीक की है। जनूबी लेबनान की तरफ हिजबुल्लाह ने भी ईरान के हक में, अगरचे हिजबुल्लाह किसी हद तक कमजोर जरूर हुई है लेकिन वो खत्म नहीं है। अभी भी हिजबुल्लाह के पास 30,000 मिसाइल्स हैं जो कि जदीद तरीन नहीं है, लेकिन वो इसराइल को लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। हिजबुल्लाह ने ये ऐलान किया है सुप्रीम कमांडर का कत्ल उनके लिए रेड लाइन है, इसीलिए इसराइल को अपनी रिजर्व आर्मी को बुलाना पड़ा है। उसके बाद से फौज जनूबी लेबनान की तरफ भी इंगेज हो चुकी है। ईरान की जंगी हिकमत अमली का पहलू ये भी था कि शुरू से ही इस जंग को इलाकाई जंग बना दिया जाए और यही हुआ। खलीजी ममालिक में मौजूद
امریکی فوجی اڈوں پر ایران پہلے ہی دن سے ڈرون اور میزائلوں کے ساتھ حملے کر دیے تھے۔ سعودی وزیر نے بھی ریسنٹلی پبلکلی آ کر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے پاس انٹرسیپٹرز کی کمی ہے، اور انہوں نے امریکہ پہ یہ الزام لگایا ہے کہ زیادہ تر اسرائیل کو دے دیا گیا ہے، کیونکہ امریکہ کے لیے اسرائیل کا دفاع خلیجی ممالک کے دفاع سے زیادہ اہم ہے۔ جہاں تک مڈل ایسٹ کے عوام کا دفاعی میزائل اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، لیکن حکمران بے بس نظر آتے ہیں، کیونکہ خلیجی ممالک کا امریکہ پر بہت زیادہ انحصار ہے۔ ان کے پاس اپنے دفاع کا کوئی مشترکہ نظام نہیں ہے۔ ممکن ہے جنگ کے بعد وہ اس پر غور کریں، لہٰذا ایران کے ان اقدامات سے واضح ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑی حکمت عملی کے ساتھ اس جنگ میں داخل ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایران کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کی اصل پشت پناہی روس اور چین ہے۔ ایسی بہت سی رپورٹس موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ روس اور چین کی اعلیٰ سطحی قیادت مسلسل اس حوالے سے رابطے میں ہے اور مسلسل ایک دوسرے سے مشاورت کر رہے ہیں۔ چین نے ایک باضابطہ بیان بھی جاری کیا ہے جس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ چین ایران کی علاقائی سالمیت، مختاری اور سلامتی کا تحفظ کرے گا۔ بالکل اسی طرح چین نے مئی میں انڈیا پاکستان میں ہونے والی جنگ کے دوران بھی اسی طرح کی سٹیٹمنٹ دی تھی۔ اس وقت بھی چین نے یہی کہا تھا کہ وہ بھارت کے مقابلے میں پاکستان کی حمایت کرے گا۔ انڈین ڈیفنس انالسٹ پروین سہنی کے مطابق چائنا نے جس طرح پیچھے بیٹھ کر پاکستان کی مئی میں مدد کی تھی، ویسے ہی چائنا اس وقت ایران کی مدد کر رہا ہے۔ پروین سہنی کے مطابق 2026 میں ہی ایران نے امریکہ کے GPS سیٹلائٹ کو چھوڑ کر چائنا کے بیڈو سیٹلائٹ کو جوائن کر لیا ہے۔ یہ ایک فوجی معیار کا سیٹلائٹ نظام ہے جو میزائلوں کے ہدف کے تعین میں بہت ہی باریک بینی یعنی ملی میٹر کی سطح تک درست معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ انہی دنوں ہم نے ایک خبر سنی تھی کہ کویت کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اپنے ہی 3 امریکی جہاز مار گرائے۔ امریکہ نے اس پہ یہ موقف اختیار کیا کہ یہ فرینڈلی فائر میں ہمارے 3 جہاز گرے ہیں۔ یہ بات کچھ منطقی نہیں لگتی۔ غالب گمان یہ کیا جا رہا ہے شاید بیڈو 3 کے سگنلز کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے یہ طیارے گرائے گئے۔ ایرانی ڈرون شاہد 338 جو کہ جیٹ انجن سے چلتا ہے اور طویل فاصلے تک پرواز کر سکتا ہے، اگر یہ ڈرون اس بیڈو 3 کے نظام سے منسلک ہوں وہ 3 کام کر سکتا ہے۔ نمبر 1، بیڈو ڈرون ایسا سگنل خارج کر سکتا ہے فضائی دفاعی ریڈار کو یوں نظر آئے جیسے وہ ایک دوست طیارہ ہو۔ نمبر 2، بیڈو 3 کا اگر ریڈیو رابطہ جیم بھی کر دیا جائے پھر بھی وہ ایک مختصر پیغام ہزاروں میل دور بیٹھے ایرانی کنٹرول روم تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر 3، وہ میمک کرتا ہے، یعنی وہ سگنل کی نقل کر سکتا ہے، مثال کے طور پر کہ اگر دشمن طیارہ آ رہا ہے تو یہ دوست کا سگنل دے سکتا ہے، اور اگر دوست طیارہ آ رہا ہے تو اسے دشمن کا سگنل دے سکتا ہے۔ غالباً یہی F-15 طیاروں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ وہ دوست طیارے تھے لیکن بیڈو ڈرون نے اسے دشمن کا سگنل دیا اور دفاعی نظام نے اسے ہٹ کر دیا۔ اس مثال سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آج کے دور میں خلائی ٹیکنالوجی اور سیٹلائٹ نظام جنگ میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں، اور PLA چینی فوج کے پاس اس لیول کی صلاحیتیں بہت زیادہ موجود ہیں۔ بہت سے دفاعی ماہرین کا خیال ہے کہ ایران کے پاس اس وقت ڈرونز اور میزائلز کا ایسا ذخیرہ موجود ہے کہ وہ کئی مہینوں تک جنگ جاری رکھ سکتا ہے، اور امریکہ کے لیے اس جنگ کو کنٹینیو کرنا مشکل ہو گیا۔ اس جنگ میں 2 بڑی کمزوریاں نظر آ رہی ہیں۔ نمبر 1، اسرائیل امریکہ کے بغیر اس جنگ کو جاری نہیں رکھ سکتا، اور نمبر 2، امریکی فوجی اڈے ابھی تک انہیں مناسب فضائی دفاع اور انٹرسیپٹر میزائل فراہم نہیں کر سکے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر صورتحال بگڑ گئی اسرائیل اپنے جوہری ہتھیار استعمال کر سکتا ہے، مگر میرے خیال میں وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر شمالی کوریا ایران کو اپنے بیلسٹک میزائلز آفر کر سکتا ہے تو وہ ایران کو اپنے جوہری ہتھیار بھی فراہم کر سکتا ہے، اور پھر چین اور روس شاید اسرائیل یا امریکہ کو اس حد تک جانے کی اجازت بھی نہ دے۔ یہی وہ وجوہات ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جنگ ایران کو انسانی اور معاشی نقصان تو پہنچا سکتی ہے لیکن ایران یہ جنگ ہار نہیں سکتا۔ اب آئیے دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ امریکہ اس کو کیا کر رہا ہے۔ سب سے پہلے ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ اس جنگ کا مقصد
रजीम को चेंज करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने वेनेजुएला में करने की कोशिश की। उनका ख्याल था कि जैसे ही वो अली खामनेई को शहीद कर देंगे तो ईरान में भी हुकूमत तब्दील हो जाएगी, वो सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेंगे। फिर अमरीकी वजीर खारजा रूबियो सामने आते हैं और वो कहते हैं कि अमरीका को इस जंग में इसराइल ने घसीटा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन तमाम तौजीहात को अमरीकी सेनेटर्स और डेमोक्रेट्स भी संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। असल बात यह है कि अमरीका के लिए ये एक वॉर ऑफ चॉइस थी। जब आप एक किसी जंग में जाना चाहते हैं और जंग में पहल करना चाहते हैं तो आपके सामने उस जंग के मकासद बिल्कुल वाज़ेह होने चाहिए कि आप ये जंग क्यों कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं, जिनके साथ जंग कर रहे हैं उनकी सलाहियतें क्या हैं और आप इस जंग की कैंपेन को कैसे चलाएंगे। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये है कि अमेरिका इस वॉर कैंपेन पर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर सदर ट्रंप अपने दोस्त खलीजी ममालिक के बादशाहों से ही मशवरा कर लेता तो उसे बता देते कि सुप्रीम कमांडर अली खामनेई को शहीद करना कितनी बड़ी गलती हो सकती है। लेकिन ये सब नहीं किया गया और इस जंग को बगैर सोचे समझे जल्दी में शुरू किया गया। तभी कल परसों एक इंटरव्यू में ट्रम्प ने ये दावा भी कर दिया कि ईरानी हमसे बात करना चाहते हैं और हम इस पर गौर कर सकते हैं। हकीकत यह है कि ईरानी ने पब्लिकली आके मुज़ाकरों को मुस्तरद कर दिया है। इसके बाद ट्रम्प किसी एक इंटरव्यू में ट्रम्प साफ फरमाते हैं कि जंग 4 या 5 हफ्ते चलेगी। इसका सवाल ये है कि क्यों और आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि ये जंग 4 या 5 हफ्ते चलेगी। इस तरह के बयान से जाहिर होता है अमेरिका किस हद तक खब्ते अजमत का शिकार होकर और वो कितनी एरोगेंस के साथ अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा है। लेकिन एक कमांडर इन चीफ के तौर पर आप चाहे जितनी मर्जी बड़ी अस्करी ताकत हो, आपको ये समझना चाहिए कि अगरचे अमरीकी फौज दुनिया की सबसे बड़ी फौज, लेकिन यहाँ एक बड़ा मगर मौजूद है। अमरीकी फौज बिलाशुबा 20वीं सदी की जंग लड़ने में दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, लेकिन 21वीं सदी की जंग लड़ने के लिए अमरीकी फौज अभी तैयार नहीं है। ये बात अब बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि 21वीं सदी की जंग वर्चुअल मैदानों में लड़ी जाती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, खलाई सलाहियतें और साइबर जंग शामिल है। तो यही वो टेक्नोलॉजी है जो चीन ने ईरान को फराहम की। आखिरी बात यह है कि अमेरिका के पास इस वक्त इस जंग के हवाले से कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है और लगता है कि ये जंग एक तवील जंग होगी जो कि अमरीकी फ़ौज के लिए एक थका देने वाली जंग होगी। मेरा ये तज़िया है, हो सकता है आपका ख़्याल मुख्तलिफ हो या आपका तज़िया दूसरा हो। आप कमेंट में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफ़िज़।